हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लोक सेवा आयोग ने पिछले विगत वर्षों में पूछे हैं। इस प्रकार से ही आने वाले एग्जाम में साइंस के प्रश्न आएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप बताना। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सभी के प्रश्न जो हैं जो पिछले वर्षों में लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं उनको कवर करा दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, ताप बढ़ने के साथ जो है वो द्रव की श्यानता क्या होती है? ऑप्शन है इसका बी, जो है ताप बढ़ने के साथ जो है वो द्रव की श्यानता घट जाती है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ तो 10⁻⁹ जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक भू स्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो ये होता है 24 घंटे। एक भू स्तर उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। पारसेक दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो समुद्री दूरी मापने की इकाई जो है वो नॉटिकल मील है। सारे क्वेश्चन जो है ये लोक सेवा आयोग ने पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसी प्रकार से आने वाले एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और जो और सब्जेक्ट के हैं जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी आप बता सकते हैं, मैं इनकी वीडियो भी आपको कवर करा दूंगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक जो है वो दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने का समय है, तो वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इतने समय में जो है पृथ्वी अपनी कक्षा पर सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। 10⁻⁻12 सेकंड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पीको सेकंड। पीको सेकंड जो है 10⁻12 सेकंड को कहा जाता है। नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड को। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कोपरनिकास ने। कोपरनिकास ने जो है इन्होंने कहा था कि सूर्य जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत होते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो है प्रकाश तरंगों के संकेत स्रोत होते हैं। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, तो दिशा जो है संवेग में जो है वो दिशा होती है, तो ये सदिश राशि है। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत वहाँ पे कम है, तो वहाँ पर जो गैसें होती हैं वो पलायन कर जाती है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है वो जल का बहाव मापा जाता है। इसका सही ऑप्शन सही है, जल का बहाव जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग ताप क्रप नापने पे किया जाता है। जैसे उच्च ताप होते हैं उन्हें मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात की जाती है वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की गति जो है वो एनीमोमीटर से नापी जाती है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है, जिससे लोहे को जंग से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा में जो है सोलर सेल ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? तो जो घर्षण बल लगता है उसके कारण ये गेंद लुढ़कते हुए रुक जाती है। अगला प्रश्न है, बल की विमाएँ क्या हैं? तो बल की विमाएँ जो हैं ml2, ए ऑप्शन इसका ml2T2 ऑप्शन जो है इसका सही है। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है बल का, F बराबर ma, तो इसका सही आंसर है ml2T2। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस संरक्षण पर आधारित है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण की प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जी का मान जो है
वो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो चांद की सतह पर जी का मान क्या होगा? तो जो जी का मान है ये एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, ये सभी जगह समान होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, 6.67 10⁻⁻11। जो है वही चंद्रमा पर मान होगा, जो पृथ्वी पर मान है वही चंद्रमा पर मान होगा, क्योंकि इसका मान एक सार्वत्रिक नियतांक है, सभी जगह समान रहता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है। तो समुद्री दूरी मापने की जो इकाई है वो है नॉटिकल मील, जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ये डाप्सन में मापी जाती है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन जो है उसका आयतन बढ़ता है और उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण बत्ती केशिकत्व की जो प्रक्रिया है उसके कारण जो है केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ जाता है, जिससे वो लगातार जलती रहती है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी जो है वो शीत ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो जो निम्न में से यांत्रिक तरंग जो हैं वो हैं ध्वनि तरंगे, जो हैं यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि तरंगे, बाकी जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्यों के लिए जो ध्वनि मानक स्तर है वो है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल जो है ध्वनि के लिए, मनुष्य के लिए ध्वनि मानक स्तर है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि जो है उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे लंबी तरंग लंबाई जो है वो एक्स किरणों की होती है। इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो है एक्स किरणों की है सबसे लंबी तरंग धैर्य। ठीक है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण जो है वो है ध्वनि की तरंगे रेल की पटरियों के बीच में परावर्तित होती हैं, तो इसके कारण जो है उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति है। तो इसका सही आंसर है 100 किलो हर्ट्ज। जो है आवृत्ति का मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है। तो 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति जो होगी वो 100 किलो हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब होती है। तो इसका सही आंसर है 85 डेसिबल। इससे ऊपर जो है शोर कहलाता है जब इससे ऊपर ध्वनि हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग जो है सोनोग्राफी में किया जाता है। इसमें जो है समुद्र में डूबी हुई चीज़ें जो हैं उनका पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंग जो है तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में उपकरण में किया जाता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगे जो है सबसे तीव्र जो है वो ठोस में चलती हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि जो है उसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है। तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वो ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। इसी के कारण जो है ध्वनि 2 बार सुनाई देती है। ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती हैं? अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती हैं। ध्वनि तरंगे जो है जब मार्ग में रुकावट आ जाती तो वो मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो 200 से 280 नैनोमीटर के बीच में जो विकिरण में ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, हरा और लाल जो है ये 3 प्राथमिक रंग हैं जो किसी के भी संयोग से नहीं बनते। आइंस्टीन की समीकरण है E = mc²। इसमें जो है वेग और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया गया है। तो इसमें C जो है वो है प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए
जो है किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो है किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य हमें दिखने लगता है तो इसका सही आंसर है, सूर्य जब हमें दिखने लगता है तो वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व, मतलब जो वास्तविक सूर्योदय होता है उससे लगभग 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लगता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट 2020 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है। सही आंसर जो है लाल रंग है। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो ये दोनों उत्तल होंगे, अवतल होंगे। 7 का ए सही है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। हमारी आंखें किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। तो हमारी जो आंखें होती है वो लाल रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। यदि दो लेंसों की शक्ति क्रमशः D1/D2 हो, वे एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों, तो जो उनकी युग्म की शक्ति होगी तो वो D+D2 के बराबर होगी। अगला प्रश्न है, एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यदि उस पर पड़ने वाले प्रकाश के पास जो है वो कमतर वेग हो, तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। तो विद्युत धारा किसमें प्रभावित नहीं होती, तो लकड़ी जो है कुचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है, इसका सही आंसर है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायोड जो है उसमें धारा जो है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चुंबकीय डिस्क पर जो है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, दोलन सर्किट में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो दोलन सर्किट में जो है वो रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है। तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो है तापमान को स्थिर बनाए रखना। थर्मोस्टेट का ये प्रयोजन होता है कि तापमान उसमें समान रहता है। निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो निम्न में से जो है तांबा जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी धारित्र की धारिता की व्यावहारिक इकाई है, तो जो संधारिता होती है हमारी उसकी इकाई जो है वो है फैरेड। फैरेड जो है वो धारिता की इकाई होती है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करना होता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट बिजली का बल्ब जो है 10 घंटे तक जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो 100 × 10 जो है वो 1000 आ गया। 1000 पर जो है 1 यूनिट बनता है, तो 1 यूनिट जो है वो 5 रुपये का है, तो 5 रुपये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो जो चांदी है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हमें असत्य कथन ढूंढना है। इसका सही आंसर है बी, प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है। गलत है ये। असत्य कथन ढूंढना है तो ये गलत आंसर है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है न कि बैंगनी। नीले रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, इसी के कारण जो आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। अगला प्रश्न है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्यतः मान होता है। तो विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है वो सामान्यतः होता है 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, जो इसका तापमान होता है टेम्परेचर वो 2000 से 2500 सेंटीग्रेड के बीच में होता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो 60 का मल्टीप्लाई हम 5 घंटे में करेंगे और वो कितने दिन तक जल रहा है, 30 दिन तक। तो तीनों का मल्टीप्लाई करके जो है 6×5 = 30 या 900। ठीक है, 9000 आ गया। तो 9000 आ गया। तो 9000 में जो है 1000 पर हमारी 1 यूनिट बनती है, तो 9000 पे कितनी यूनिट बनेगा, 9। तो इसका सही आंसर जो है बी है, 9 आंसर इसका सही है। हेलोजन लैंप का तंतु जो है
निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर है टंगस्टन एवं आयोडीन जो है इसका हैलोजन लैंप का तंतु बना हुआ होता है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। तड़ित बिजली से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है गैलीलियो ने जो है प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज जो है किसने की? तो थॉमस एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। पहला प्रश्न है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स के कारण होता है। जब इसमें पी और एन टाइप का आप अर्धचालक में पढ़ोगे उसी के कारण जो है इसमें विद्युत का चालन होता है। एक परमाणु शक्ति संयंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता है तो वह सिद्धांत है विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हैलोजन बम जो होता है वो परमाणु संलयन पर है और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो भी संलयन की प्रक्रिया पर है। निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इनमें से जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वो है कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है, नाभिकीय रिएक्टर में जो है ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो है इसी के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत बहुधा अवशोषित करती है। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरणों को आने से पृथ्वी पर रोकती है। निम्नलिखित में से एक्स किरणों के तरंग का क्या क्रम है? तो इसका क्रम है 10⁻⁻⁹ मीटर जो है इसके तरंगों का क्रम है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार 1 ग्राम पदार्थ समतुल्य ऊर्जा होगी। तो इसका सही आंसर है 9.09 × 10⁻13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सोलर सेल एकांश मूल रूप से होता है। तो इसका सही आंसर है दो अच्छे चालकों के मध्य संधि जो होती है उसमें एक सोलर सेल एकांश मूल रूप से होता है। अगला प्रश्न है परमाणु बिजली संयंत्र में काम में लाया जाने वाला परमाणु ईंधन है। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम जो है परमाणु बिजली संयंत्र में काम में लाया जाता है। निम्न में से कौन सी किरणें सर्वाधिक भेदनशील हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है गामा किरणें जो है सर्वाधिक भेदनशील होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है U-235 जो है ये बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है निम्न में से किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की ये बनी होती है। अर्धचालक चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तारे अपनी ऊर्जा में निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है उसी के कारण जो है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं। तो वो है मिश्र धातु जो है उच्च तापीय अतिचालक है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। तो भौतिकी में जो है चतुर्थ आयाम का परिचय जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। टैक्यान का तात्पर्य जो है प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाला कण जो है वो टैक्यान है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो भारतवर्ष में जो है थोरियम के बहुत भंडार पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो ये है समृद्ध यूरेनियम जो है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। ब्लैक होल क्या है? तो श्याम बीवर जो है इसका सही आंसर है सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है। मतलब जो ब्लैक होल होता है जितने भी विकिरण आते हैं वहाँ से परावर्तित नहीं होते, वो उन सबको अवशोषित कर लेता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। तो वो होती है 8 एंगस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। मतलब अर्धायु क्या है, उसका जो आधा है वो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर उसका जो बचेगा आधा, उसका जो आधा है वो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3/4 भाग 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी बहुतायत में पाई जाती है? तो थोरियम जो है
भारत में बहुत बहुतायत में पाई जाती है। अगर चालू नाभिक रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो हैं आज फिजिक्स के प्रश्न थे, जिसमें हमने लोक सेवा आयोग ने जो पिछले विगत वर्षों में पूछे थे उनको इसमें पढ़ा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो बताना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी इसी प्रकार से एक एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से साइंस जो है आने वाला एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का है, वहाँ पे 15 नंबर का कंप्यूटर और साइंस है, जिसके लिए आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। वहाँ पे थोड़ा उत्तराखंड का बैटिज कम है, तो आपको साइंस और कंप्यूटर पे थोड़ा फोकस करना होगा। और जो आने वाले एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम है उनमें भी साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो आपको साइंस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो भी मैं बना दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।